नमस्कार, अभिवादन। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। जब भी चुनाव आता है, नेता और राजनीतिक दल अपना अपना चोला बदलने में खास तरजीह देते हैं और इसे नाम देते हैं सोशल इंजीनियरिंग। क्या चोला बदलने से भी नेता और दलों की कुंडली इस बार बदलेगी? मंथन में आज बात इसी पर। खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के बजाय अयोध्यापुरी से, अयोध्या धाम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी भारतीय जनता पार्टी ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस सूत्रों के हवाले से यह चर्चा है। अयोध्या आंदोलन से लेकर अब तक बीजेपी ने कट्टर हिंदुत्व का चोला ही ओढ़ा है, जो हम बात कर रहे हैं चोला बदलने की, और उसके केंद्र बिंदु में योगी आदित्यनाथ हैं। इसी तरह पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने बीजेपी को झटका देकर चोला बदला है, पाला बदला है। 2017 में इन्हीं नेताओं ने बीएसपी को झटका देकर चोला बदला था और बीजेपी में गए थे। इस चोला बदल का फायदा भाजपा को हुआ भी 2017 में और उसकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार भी बनी। 14 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति पर कुछ और बड़े नाम भाजपा को झटका दे सकते हैं। ये चोला बदल कर सकते हैं, चोला बदल सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी कांग्रेस और सपा के विधायकों, नेताओं को तोड़ रही है। बसपा के विधायक या नेताओं के लिए भाजपा में फिलहाल नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है। इसकी राजनीति आप समझ सकते हैं, इसका गुणागणित समझ सकते हैं। मायावती की पार्टी से फिलहाल जो भी एंट्री बीजेपी में होगी, अभी ये कहना मुश्किल है क्या कोई एंट्री होगी। कोई बड़ा नाम बसपा का बीजेपी में जाएगा, ये भी संदेह है। बड़ी अंदर की खबर आई है कि फिलहाल बीजेपी में जो ज्वाइनिंग कमेटी है उसे संकेत और संदेश दिया गया है कि बीएसपी में कोई तोड़फोड़ नहीं। इसका गुणागणित आप समझ सकते हैं। आज कांग्रेस के बेहट सहारनपुर के एमएलए नरेश सैनी और एक दो और नेता, एक पूर्व विधायक, एक मौजूदा विधायक हरिओम यादव, समाजवादी पार्टी से निष्कासित। हालांकि वो बहुत पहले निष्कासित हो गए थे, लेकिन आज फिर एक बार पार्टी ने लेटर दे दिया कि उन्हें फिर निकाल दिया गया। हालांकि उनका निष्कासन हरिओम यादव का सिरसागंज फिरोजाबाद से विधायक रहे और यादव परिवार के रिश्तेदार भी हैं वो। तो हरिओम यादव को भी भारतीय जनता पार्टी ने चोला बदल करा दिया। लेकिन इस चोला बदल के 1-1.5 घंटे बाद ही पूर्वांचल के कद्दावर नेता, 3 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा, 1 बार लोकसभा, बसपा की सरकार में मंत्री रहे, दारा सिंह चौहान, नोनिया बिरादरी से आते हैं। अति पिछड़ा समुदाय है ये। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लखनऊ राजनीतिक हल्के में, लखनऊ में जो राजनीतिक गतिविधियां थी तेजी से बिल्कुल उफान मार गई और चारों तरफ स्वामी के इस्तीफे के बाद झटके पे झटका। बीजेपी के रणनीतिकार हतप्रभ थे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था। जो कल खबरें आ रही थी कि स्वामी और दारा सिंह दोनों से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह से बात हो गई, लेकिन उसके बाद दारा का इस्तीफा यह संकेत दे रहा है कि कई और बड़े विकेट 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को गिर सकते हैं। अब ये तो आज की कथा का या दल बदल चोला बदल रहा, जिस पर आज हमारा मंथन का मुखड़ा है। बीजेपी के लिए अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुनने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उत्तर प्रदेश की जनता बता दिया उन्होंने कि भाई स्वामी जी पहले, अब दारा चौहान, ये लोग खड़े हो रहे हैं। और अखिलेश यादव 80-20 वाला जो योगी जी का फार्मूला है, मुझे लगता है उसका जवाब भी दे रहे थे आज कि भाई 80% हमारे साथ हैं और 20% भाजपा से नाराज हैं।
वो कह रहे हैं, योगी जी ने कहा था कि 80% लोग हमारे साथ में, 20% उनके साथ में। अखिलेश यादव ने पूरा ही साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई 80% तो हमारे साथ है, 20% नाराज हैं, तो बचा क्या, 0 बट्टा सन्नाटा। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनना चाहिए और दारा सिंह चौहान को भी। दोनों ने एक जैसी बात की, जो उनके इस्तीफे का मजमून है वो एक है। ऐसा लगा है कि एक ही जगह बैठ के इस्तीफा दोनों जने टाइप कराए हैं। जरा सुनिए। आउटसोर्सिंग भर्तियों के माध्यम से बेरोजगार नौजवानों का शोषण है। जब सरकार पर आर्थिक व्यय पूरा पड़ रहा है तो वो पूरा लाभ भी बेरोजगार नौजवान जो चयनित हो रहा है उसको जाना चाहिए। कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी 14 जनवरी को। कितने लोग मंत्री विधायक नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। कि 5 साल की सरकार में जब उन्हें न्याय नहीं मिल पाया, उन्हें सम्मान और पहचान के लिए तड़पते रहे, जिसकी गुहार हम लोग समय समय पर, मैं खुद जो है अपने हाईकमान को पहुंचाता रहा, बताता। ऐसी आपकी समस्या वैसी और भी कितने मंत्रियों की क्या आपके टच में है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनके साथ में जो कल विधायक नजर आ रहे थे वो आज भी आपके साथ नजर आ रहे हैं। और कितने लोग हैं जिनको ऐसी समस्या है? ये हमारे सारे शुभचिंतक साथी आज से नहीं, साल का हमारे विधायकों से संबंध रहा है। वो हमारे साथ, हम लोग जो पहले थे उस समय भी हमारे साथ रहे। तो राजनीति में व्यक्तिगत संबंध लोगों का रहता है। हमारे सहयोगी चंद्रमणि ने दारा सिंह चौहान से जो खास बातचीत की थी वो हमने आपको दिखाई। वो कह रहे भाई राजनीति में कुछ व्यक्तिगत संबंध भी होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई स्वामी जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, नाराज थे। अब भाई दारा सिंह ने तो किसी बेटे के लिए टिकट मांगा नहीं, वो क्यों चले गए? इसका जवाब है किसी भाजपाई के पास नहीं है। वो कह रहे हैं भाई हमारे कुछ लोगों से निजी संबंध होते हैं, उनसे राय लेके हम कदम बढ़ाते हैं। राजनीति हो चाहे निजी जीवन हो, सुख दुख के कुछ साथी होते हैं। दारा सिंह बड़ा संकेत दे रहे हैं और ऐसा ही एक संकेत और संदेश मुझे लगता है कि इस बार 2022 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा संकेत और संदेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया है। यह तस्वीर पहले देखिए। यह तस्वीर आज समाजवादी पार्टी के नेताओं और जो उनके गठबंधन के साथी उनकी है। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में यह बैठक थी। समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं उन दलों की यह बैठक थी। इसमें शिवपाल यादव भी मौजूद थे, ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे और ये जो पूरा कुनबा समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने वाला जो पूरा कुनबा, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, और जो ये बीच में महिला आपको नजर आ रही हैं, ये कृष्णा पटेल हैं, स्वर्गीय नेता सोनेलाल पटेल की पत्नी और अपना दल कृष्णा पटेल वाला, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनकी एक बेटी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, छोटी बेटी, और बड़ी बेटी पल्लवी पटेल कृष्णा पटेल के ही साथ में है। छोटी बेटी केंद्र में मंत्री हैं और वो अपना दल सोनेलाल चलाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। हुआ ये तस्वीर बहुत बड़ा संकेत दे गई। यहां भी कृष्णा पटेल अखिलेश यादव के बहुत करीब हैं और अखिलेश यादव ने कृष्णा पटेल को बीच वाली कुर्सी दे दी जिस पर उनको बैठना था। अपनी कुर्सी उन्होंने उठकर दे दी। ये बहुत बड़ा संदेश और संकेत है। एक तो महिला, अति पिछड़े वर्ग की और उम्र दराज, ये 3 संकेत उन्होंने दिए। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हमारी सरकार अगर बनने जा रही है, अगर हमारी कैबिनेट होगी, एक तरीके से उन्होंने संकेत दिया कि हमारी कैबिनेट किस तरह की होगी अगर हमारी सरकार आती है, और समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथियों का किस तरह ख्याल और सम्मान रखती है। उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर अखिलेश यादव बगल में बैठ गए और कृष्णा पटेल को अपनी कुर्सी दे दी। और यह भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव जो निजी बातचीत है उसमें कृष्णा पटेल को, आदरणीय कृष्णा पटेल को राजमाता कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा संकेत और संदेश जो कमेरा समाज के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के समाज के लोग हैं। स्वर्गीय सोनेलाल पटेल कमेरा समाज का एक संगठन चलाते थे, कमेरा संगठन वो चलाते थे। अभी भी उस कमेरा संगठन की मैंने कई रैलियां इस बार भी देखी हैं। और ये सब जितने भी ज्यादातर इसमें दल इकट्ठा हुए हैं, शिवपाल यादव को छोड़ दें, उनका असर पूरी तरफ उत्तर प्रदेश में है। बाकी सब का जो ज्यादातर दल है उनका फोकस पूर्वांचल है। तो आप इसमें केशवदेव मौर्य भी दिख रहे हैं,
बहुत सारे ऐसे नेता दिख रहे हैं। राजेंद्र चौधरी तो खैर हमेशा साये की तरह अखिलेश यादव के साथ रहते हैं। डॉक्टर मसूद जो क्लीन सेव वाले नजर आ रहे हैं, वो भी बसपा में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। बहन कुमारी मायावती की सरकार में, पहली सरकार में डॉक्टर मसूद शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। वो आज आरएलडी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, राष्ट्रीय लोकदल के वो भी थे। तो ये संकेत, ये संदेश बहुत बहुत कुछ कह रहा है। यानी पिछड़ों की गोलबंदी, जो सोशल इंजीनियरिंग जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे चोला बदल, जो हमारा आज का मंथन का मुकड़ा है, चोला बदल को ये राजनीतिक दल सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, अब आपको बता दे रहे हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग 2007 में मायावती ने की ब्राह्मणों के साथ, 2012 में मुलायम सिंह की कोई इंजीनियरिंग चल गई और समाजवादी पार्टी सरकार में आ गई। उस इंजीनियरिंग का हम नाम नहीं बता सकते, मुलायम सिंह ही जाने उसको। लेकिन 17 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर चोला बदल कराया बड़ी संख्या में। एक आंकड़ा दूंगा आपको, 156 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आज ऐसे हैं 325 की संख्या में, जो दूसरे दलों से आए थे, आयातित नेता थे, उनको टिकट दिया गया, वो विधायक बने। तो ये चोला बदल अब तक का सबसे बड़ा चोला बदल भारतीय जनता पार्टी ने 17 में कराया था। लेकिन इस बार इस चोला बदल में अखिलेश यादव काफी आगे नजर आ रहे हैं, काफी आगे नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीरों के जरिए, भाव भंगिमाओं के जरिए, बयानों और संकेतों के जरिए जो संदेश, राजनीतिक संदेश दिया जाता है, इसे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं दिल्ली से। एक और इस बीच अभी ट्वीट दिखाएंगे, एक केशव मौर्य का भी ट्वीट दिखा देते हैं, वो बड़ा इस समय जरूरी है। केशव मौर्य, जब स्वामी प्रसाद मौर्य और ये दारा सिंह, कल स्वामी प्रसाद मौर्य से भी उन्होंने अनुरोध किया था, दारा सिंह चौहान जब आज गए पार्टी सरकार को छोड़कर, एक तरीके से तय हो गया कि पार्टी भी छोड़ दिए हैं वो, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा मार्मिक और बड़ा आत्मीय ट्वीट किया, उसे देखिए। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है, और जाने वाले आदरणीय महानुभावों को बस मैं यही कहूंगा, आग्रह करूंगा कि डूबती ही नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। केशव मौर्य जो बात कह रहे हैं उसमें विनम्रता तो झलक रही है, सब कुछ झलक रहा है, लेकिन वो भटका हुआ इंसान भी कह रहे हैं इसमें कि भाई अगर परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। यानी दोनों भटके हुए इंसान हैं, चाहे स्वामी हो और चाहे दारा सिंह चौहान, उन्हें भटके हुए इंसान कहते हैं। और इन इस्तीफों पे हमने जो आपसे कहा था ना कि ऐसा लगता है कि एक ही जगह फोटो कॉपी करा के अलग अलग नाम लिख के राज्यपाल को इस्तीफे दिए गए हैं, जरा वो तस्वीर भी दिखा दी जाए, दोनों के इस्तीफे दिखा दिए जाएं कि ये दोनों एक से इस्तीफे हैं, खाली नाम बदल गया, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य। मजमून एक है, मुद्दा एक है, आरोप एक है। दलित, पिछड़े, सर्वहारा, छोटे व्यापारी, इन सब का काम नहीं किया बीजेपी ने पूरे 5 साल, इनकी नहीं सुनी गई। दोनों के इस्तीफे एक ही मजमून के हैं, एक ही बात है। ये इस्तीफे संकेत और संदेश दे रहे हैं कि 14 जनवरी को इस तरीके के और कुछ इस्तीफे आपको देखने को मिल सकते हैं। बिलाल सब्जवारी जी जुड़ गए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं देश के, दिल्ली से हमारे साथ, और राजनीतिक समीक्षक राघवेंद्र सिंह राजू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। बिलाल साहब, आपने बहुत पहले ये बात कही थी कि पिछड़ों की गोलबंदी हो रही, शायद आपने ही एक ऐसा शब्द दिया जो अब नेता भी पिछड़ों की गोलबंदी इसे कहने लगे हैं। आज कल हमारी आपकी बातचीत हो रही थी इस स्वामी प्रसाद के पार्टी और सरकार को छोड़ने पर, आज दारा सिंह चौहान भी चले गए। इस समूचे घटनाक्रम को, जो कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव ने अपनी कुर्सी दी, ये इस्तीफे, जरा इसको समझाइए हमारे दर्शकों को कि है क्या मसला है। दुर्गेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे उस कथन की याद दिलाई जिसको हम पिछली डिबेट में डिस्कस कर चुके हैं कि पिछड़ों की उत्तर प्रदेश में गोलबंदी हो रही है। दरअसल इस सब चीज को यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि कल्याण सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री, दिवंगत मुख्यमंत्री
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए तो नाराज होने के बाद समाज में जाकर वो ये कहा करते थे कि जो जीत हमने हिंदू धर्म के नाम से अर्जित की है, ये दरअसल ये हिंदू धर्म की जीत नहीं बल्कि ये उस जातीय व्यवस्था की जीत थी जिसका ताना बाना बुना था मैंने। की बात ठीक थी, लेकिन जो 5 साल तक सरकार में मंत्री बने और चुनाव से ठीक पहले ये कहकर ये शायद राघवेंद्र जी अपना आप जो फोन है म्यूट कर लीजिए। बिलाल जी आप कंटिन्यू करिए। तो जब कल्याण सिंह जी नाराज हुए भारतीय जनता पार्टी से तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व के नाम से जो जीत थी दरअसल ये धर्म की जीत नहीं थी बल्कि ये वो जातीय समीकरण था जिसका ताना बाना मैंने बुना था जी। यहां से शुरू करते हैं उस डायलॉग को दिवंगत नेता के जो आज की राजनीतिक परिस्थितियों में मुझे दोबारा प्रासंगिक नजर आ रहा है। जी जी। दरअसल जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसके अंदर जो जातीय समुदाय है वो अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है जी। और आज का जो हिंदुत्व है अगर इसके दर्शन को समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो टर्निंग पॉइंट हुआ जिसके माध्यम से पिछड़ों की गोलबंदी शुरू हुई वो शिक्षा भर्ती के अंदर जो पिछड़ों की अनदेखी की गई जिसे ओम प्रकाश राजभर ने समय समय पर लोगों को जाके जिसका परिचय दिया और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, यहां से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ जी। और ये टर्निंग पॉइंट पॉलिटिकली बूस्टअप होता चला गया। दरअसल पिछड़ों को यह एहसास हो गया है कि हिंदुत्व के नाम पर हमारी आरक्षण की व्यवस्था है उस पर डाका डाला गया जी। लेकिन आज का जो राजनीतिक दर्शन है उसको हमें इस तरह से समझने की जरूरत है कि आज पिछड़ों की गोलबंदी जरूर हुई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछड़ों को हिंदुत्व की चाशनी चटा दी थी। तो आज इस पिछड़े वर्ग ने अपने आप को बहुसंख्यक हिंदू समाज के रूप में एकत्रित कर लिया है जी। और वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अल्पसंख्यक हिंदू समाज तुम गद्दी छोड़ो। तो दरअसल जब आपने पिछड़ों को हिंदुत्व की चाटनी चटा दी तो उसी पिछड़े वर्ग ने उसी अपने आप को हिंदू समझते हुए बहुसंख्यक हिंदुत्व का रूप धारण कर लिया है जी। जिसके चलते ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़े के साथ साथ बहुसंख्यक हिंदू बनाम अल्पसंख्यक हिंदू की हो गई है। बिल्कुल नई बात कह रहा हूं आपके चैनल पर। जी 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 बिल्कुल नई बात। तो जब ये बहुसंख्यक हिंदू समाज इकट्ठा हो जाएगा तो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के धज्जियां हो जाएंगी। जी जी जी। दरअसल जब तक ये जातिवादी व्यवस्था में बंधा हुआ था तभी एक अग्रणीय समाज इनको बांट के राजनीति करता था लेकिन जब सभी बहुसंख्यक समाज यानी कि जो बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग है जब वो अपने आप को पिछड़ा वर्ग भी महसूस करता है और अपने आप को बहुसंख्यक हिंदू भी महसूस करता है तो उसके ये समझ में आ गया कि बहुसंख्यक हिंदू हम हैं तो अल्पसंख्यक हिंदू यानी कि अग्रणीय अल्पसंख्यक हिंदुओं की राजनीति में क्या काम। बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण। अब इसको जबरदस्त तरीके से आपने बाइफरकेट किया है। ये वो रणनीति थी जिस पर अखिलेश यादव पंचायती राज व्यवस्था पंचायती चुनाव के समय से काम कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव ने समाज के अंदर तो अपना एक बड़ा व्यापक रूप धारण करके रखा और उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को साथ लेके चलेंगे लेकिन अंडर कारपेट वो सभी लोगों को अपने से पिछड़ों का दर्द दिलाकर उनकी अपेक्षा याद दिलाकर जोड़ रहे थे और ये उनकी स्ट्रेटेजी का पहलू था जो उन्होंने अंत तक नहीं खोला। बिलाल साहब आते हैं आपके पास। एक सवाल राघवेंद्र जी से ले लेते हैं। राघवेंद्र जी राजनीतिक समीक्षक हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। राघवेंद्र जी जो चर्चा हो रही थी कि भाई चोला बदल है हमारा जो आज मंथन का मुखड़ा है कि क्या चोला बदल से क्या इन दलों को क्या फायदा होगा, इन नेताओं को क्या फायदा होगा। क्या अखिलेश यादव जैसे बीजेपी 2017 में चोला बदल के सत्ता में आ गई थी, क्या अखिलेश यादव को इस नए चोला बदल से कुछ लाभ होने जा रहा है? इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या जरिया और नजरिया है आपका राघवेंद्र जी? देखिए मकर संक्रांति पर सूर्य जो है वो उत्तरायण होने जा रहा है जी। और आज जो स्थिति आप देख रहे हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर ने कल परसों में कोई बयान दिया था उन्होंने कहा था बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जी
उस बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। जी, सच बात यह है दुर्गेंद्र जी कि 1931 मंडल आयोग कमीशन के बाद जातियों में भी बहुत सारे विभेद थे जी, और उत्तर प्रदेश में ये निश्चित तौर पर है कि ओबीसी लगभग 79% जो मानते हैं जातियों में कि हमारा इतना आधार है, ये आधिकारिक कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो लोग अपना जोड़ के बताते हैं कि 79% करीब हम होते हैं। और जिसमें एक बहुत बड़ा यादवों के बाद अगर समूह है तो उसमें मौर्य समाज है 6%, लगभग इतना ही कुर्मी पटेल समाज है, लोक समाज अपने को 4% लगभग बताता है, गड़रिया पाल समाज भी लगभग 3% बताता है, निषाद मल्ला बिंद कश्यप ये भी 4% अपने को करीब बताते हैं, कुमार प्रजापति चौहान ये भी 3% अपने को बताते हैं, कहार माही चौरसिया 3% करीब अपने को बताते हैं जी। तो ये जो तमाम जो चीजें चल रही हैं, गुर्जर समाज को भी आपने देखा कि महापुरुषों के नाम पर गुर्जर समाज को इकट्ठा करने का जो काम अभी हुआ तो उसको भी 2% लोग बताते हैं। तो ये अलग अलग राजभर समाज भी अपने को 3% बताते हैं कि भाई हमारा 3% मत है। ये निश्चित तौर पर है कि पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था भाई दारा सिंह चौहान जी को, और बसपा से जब वो आए सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला उनको मालूम था और जिस उद्देश्य से वो आए, मुझे लगता कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का जो उनका सलीका या तरीका रहा, ये कल भी मैंने आपको एक लाइन पे लिख के भेजा था कि ये लोग दल बदल सकते हैं, ये संदेह था। जी जी, भेजा अभी था, क्या है कि भेजा था। प्रथम चरण और द्वितीय चरण में लगभग सीटें लगभग तय हो चुकी है जी, और इस बार बीजेपी ने एक बहुत बड़ा सहारा मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं सर्वे टीम का लिया है। और जो नाराज है, बहुत से चैनल पे अभी चल रहा कितने विधायकों का टिकट कटेगा, उस दिन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीजें आई थी कि भाई इतने विधायकों का टिकट कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा। ये निश्चित तौर पर है कि इन सब चीजों को लेकर के भी तमाम लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक बयान इन सब चीजों पे आया नहीं। राजनीति में जो खेला है, हमेशा खेला चुनाव के एंड टाइम पे जब आचार संहिता लग गई तो उसको बिगाड़ने का खेल अब शुरू हो गया है। सभी दल मानते हैं कि हम अपने, स्वामी प्रसाद मौर्य मानते हैं कि भाई हम अपने समाज के किंग मेकर हैं, दारा सिंह चौहान मानते हैं कि हमारा भी एक वर्ग है, 3% ही सही लेकिन हम उसके किंग मेकर हैं। तो ये अलग अलग जो किंग मेकर है। और अभी आपने अपना दल की बात की, आज अपना दल में भी 5 दल है, अलग अलग अपना दल के 5 दल बन गए, जिसमें एक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिनका आपने अभी नाम लिया माता कृष्णा पटेल जी का, वो दल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया और उनके साथ में उनकी बड़ी बेटी पल्लवी पटेल जी भी, जो अभी तक पूरे यात्रा निकाल करके वो भी समाजवादी पार्टी में पहले से ही प्रयासरत थी। इससे पहले वो जयंत चौधरी के साथ पिछली बार भी उन्होंने कई दौर की मीटिंग की थी दिल्ली में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। राघवेंद्र जी, इनकी गोलबंदी से जो हमारा मूल प्रश्न था, हम इन विषयों की चर्चा आगे भी करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि मूल प्रश्न है कि इस चोला बदल से क्या अखिलेश यादव जो मौजूदा स्थिति में जो कैंपेन है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, क्योंकि दो ही दलों के बीच जो कैंपेन की लड़ाई या जो मारकाट हो रही है, आपस में खींचतान हो रही, लोगों को इधर उधर ले जाने लाने की, तो उसको उसमें अखिलेश यादव को कहां आप पाते हैं? बीजेपी से आगे पाते हैं, पीछे पाते हैं? क्या उनको राजनीतिक फायदा होने जा रहा है? देखिए दुर्गेंद्र जी, अखिलेश यादव जी पर एक यादव समीकरण का बहुत बड़ा ठप्पा लगा हुआ है जी। अगर वो उससे ऊपर करके, जैसे अभी जो दारा सिंह चौहान अपनी लिस्ट देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लोगों के समाज की लिस्ट देंगे, अलग अलग समाज और तबके के लोग जो उनसे जुड़ रहे हैं, इतनी सीटें वो दे पाएंगे। फिर उसके साथ उनके भाई भी अब नाराज थे, ठीक है, चाचा जो है वापस आ गए, तो ये तमाम उनके सामने चुनौतियां भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अभी तक लोग चर्चा ये भी आज सुबह से हो रही थी कि लगभग 365 नाम लगभग भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिए। ऐसी चर्चा चल रही है, बहुत कस के रूमर है इस चीज की। तो ये तमाम जो चीजें चल रही है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी ये सब चल रहा है उथल पुथल। आपने कल कहा था कि आशीष पटेल जी का भी एक बयान आया और इसके बाद निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी भी अपना बयान ऊपर नीचे करते रहते हैं। पावर ठीक है राघवेंद्र जी, आपको रोकेंगे।
बिलाल साहब के पास चलेंगे। बिलाल जी, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के लिए जो लोगों को तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये बड़ी चुनौती होगी उनका समायोजन करना। लेकिन हमारे सामने एक उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आई और उधार के नेता लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बड़े पैमाने पर उधार के नेता लिए और अभी तक कांग्रेस के नए नए ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद आ गए हैं, कैबिनेट मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए, तो अभी तक उधार लेने का काम चल रहा है। जब बीजेपी ने एडजस्ट कर लिया तो अखिलेश यादव को क्या मुश्किल आने वाली है? बिलाल साहब देखिए दुर्गेंद्र जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका जी। देखिए राजनीति जो ओवरऑल फ्लोट होती है वो परसेप्शन पे होती है, अवधारणा पर होती है जी। फिलहाल जो पॉलिटिकल एक्सचेंज है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी का जो शेयर है उसका भाव ज्यादा है जी जी और भारतीय जनता पार्टी का शेयर पिट गया। तो ये एक अवधारणा की लड़ाई है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नजर आती है। लेकिन इसके कई डायनेमिक्स हैं। अभी इस अवधारणा की लड़ाई में अगर पिछड़ों की गोलबंदी होने के साथ साथ अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही कर ले जाते हैं अखिलेश यादव, तो यकीनन जीत सुनिश्चित है। लेकिन उसके आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं जो समय पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी ये लड़ाई का आधा पड़ाव है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मायावती इस सिचुएशन के अंदर जो अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रही है, पूरे राजनीतिक परिदृश्य में मायावती अपने आप को आइसोलेट महसूस कर रही है। और ये राजनीति का इतिहास बताता है कि जब जब मायावती आइसोलेट महसूस करती है वो नेगेटिव पॉलिटिकली रिएक्ट करती है। तो मायावती का नेगेटिव पॉलिटिकल रिएक्ट करने का मेरा अर्थ कहने का यह है कि हो सकता है वो अंतिम समय में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए अपना वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर करा दे। इसीलिए मैं इसको अभी आधी लड़ाई मानता हूं। इस स्ट्रैटेजी से समाजवादी पार्टी कैसे लड़ पाएगी, इस स्ट्रैटेजी से समाजवादी पार्टी अपने आप को कैसे बचा पाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हां, अगर मायावती की जो नेगेटिव रिएक्शन है उसके माध्यम से मायावती का अस्तित्व भी दांव पे लग जाएगा। अगर ये बात परसेप्शन में डेवलप होती है कि मायावती जब नेगेटिव रिएक्ट करेंगी तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में या उनको वोट ट्रांसफर करती हुई नजर आएंगी, उससे मायावती की बहुजन समाज पार्टी का भी अस्तित्व दांव पे लग सकता है। तो अभी ये लड़ाई अधूरी है। समाज में जो परसेप्शन की लड़ाई है उसे समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन व्यवहारिक लड़ाई ग्राउंड पर लड़ी जानी बाकी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और राघवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी महत्वपूर्ण बात बिलाल सब्जवारी और राघवेंद्र सिंह राजू ने बताई कि वास्तव में राजू जी ने यह कहा कि भाई अखिलेश यादव के सामने अपने लोगों का समायोजन करना बड़ी चुनौती होगी, कि भाई उनके लोग भी डंडा झंडा एजेंडा लेकर लगे हुए हैं, जो पहले से समाजवादी पार्टी लड़ रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, वो कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बिलाल साहब कह रहे हैं कि यह चुनाव परसेप्शन का मसला है और अभी का जो परसेप्शन है वो अखिलेश यादव के पक्ष में है, लेकिन मायावती के पत्ते अभी बड़े गोपनीय हैं। हमने एक खबर आपको बताई कि बीजेपी में अभी बसपा के बीएसपी के बड़े नेताओं की नो एंट्री है, ये ऊपर से मसला है। तो मायावती का कुछ मैनेजमेंट अंदर अंदर चल रहा है, जो चुनावी मैनेज उनके अस्तित्व का सवाल है। एक खबर और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना दल सोनेलाल की, जैसा राघवेंद्र जी ने बताया कि 5 अपना दल हो गए, ये अपना दल भाजपा के साथ में, अनुप्रिया केंद्र में मंत्री हैं। वो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंची हैं, यह भी एक बड़ी खबर है। और साथ में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि मौके का फायदा अनुप्रिया भी उठाना चाहती हैं। स्वामी और दारा के जाने के बाद प्रेशर तो है बीजेपी में, अब अनुप्रिया भी अगर कहीं साथ छोड़ गई तो मुश्किल होगा। तो अनुप्रिया के लिए एक अच्छी डील मिल सकती है उनको। खैर, ये राजनीति है, इसमें डील रोज बनती बिगड़ती रहती है।